आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम यहाँ पे जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, डीएचएस पंजाब की बम्पर वैकेंसी आ रही है बच्चों, बीएफयूएचएस की आने वाली वैकेंसी, जीएमसीएच और आज से नॉर्सेट की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। सुबह उसकी वीडियो डल चुकी है, सो वो भी आप चेक कर सकते हो। आने वाली सीएचओ पंजाब की, ठीक है, जितनी भी पंजाब की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस देख पाओ। और अगर कोई भी मेरे साथ स्टडी करना चाहता है, मेरे कंटेंट को शेयर करना चाहता है अपने साथ, और उसे मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, सो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। आप बैचेस की डिटेल्स इस पर कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से ले सकते हो प्रॉपरली। हर एक चीज़ है, लाइफ एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा, मैं खुद उसमें स्टडीज़ करवाती हूँ। एमसीक्यू बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है, एंड फुल थ्योरी बैच है, जिसमें आपका बेसिक भी क्लियर करवाती हूँ मैं साथ के साथ। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हो एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में, तो आप मेरे से पढ़ सकते हो, बैचेस ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए, बैचेस की डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ले सकते हो, प्रॉपरली आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर दूंगी मैं। ठीक है, सो हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे वो 138 क्वेश्चन किए थे। सो 138 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कमेंट सेक्शन पे लिखने के लिए, ये मैं आपको बाद में करवाती हूँ। पहले ये वाले क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर करवा दूँ, कि इन सबके अगले वाले क्वेश्चंस करवा दूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे को इंकरेजमेंट मिलती रहे और मैं कोई भी छुट्टी ना लूँ बीच में, रेगुलर वीडियो डालूँ। सो क्वेश्चन देखो, द क्लाइंट हैज़ जस्ट had cataract removed, the nurse discharge instruction should include which of the following। so एक client है, उसका अभी अभी ही cataract removed हुआ है और उसको discharge instructions आप दे रहे हो, तो उसमें आप क्या include करोगे? keep the head aligned straight, utilize bright light in the home, use an eye shield at night, change the eye patch as needed। सो देखो क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर कभी आपने जॉब की है और अगर आपने जॉब नहीं भी की, सो आई विल टेल यू कि देखो, जो कैटरेक्ट रिमूव होता है मोस्टली ओल्ड एज वाले लोगों का होता है, ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। सो जब भी आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो तो आप बोलते हो कि अपनी आँख को आपने टच नहीं करना, ठीक है, ना रब करना है। आपको खारिश भी होगी, आपको इरिटेशन भी होगी, बहुत कुछ होगा, इचिंग होगी, बट आपको वहाँ पे रब नहीं करना। और जब भी आपको सोना है तो एक आई शील्ड लगा के सोना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब आप सोते हो तो आप अनकॉन्शियस होते हो और अनकॉन्शियसली आप अपनी आंखों पे रब कर देते हो, जिससे आपकी आई को डैमेज हो सकता है। सो आप जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट करेक्ट करोगे। कभी भी आपको सीधा हाथ सिर रख के नहीं सोना, पिल्लो से एलिवेट करना है। क्यों? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, जिससे पेशेंट को पेन हो जाएगी। ठीक है, ब्राइट लाइट्स नहीं यूज करनी, डिम लाइट यूज करते हैं। आई पैड जो है वो हमेशा आपको डॉक्टर से और एसेप्टिक टेक्निक से ही चेंज करवाना है। सो जो ऑप्शन सही रहेगा डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस का, दैट इज 3। चलो प्रॉपरली क्वेश्चन सुना करो बिना स्किप किए। सो क्वेश्चन देखो, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक प्लेस। सो देखो, एक नर्स है, ठीक है, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन देने जा रही है एक पेशेंट को, मतलब उसका ऑपरेशन होना होगा, उससे पहले प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन देते हैं। मेडिकेशन देने से पहले वो पेशेंट से क्या करेगी, मतलब फर्स्ट एक्शन वो क्या लेगी? हैविंग द फैमिली प्रेजेंट, ensure that the pre-operative shower is complete, have the client empty his bladder, make sure the client is covered with the warm blanket। so सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर किसी की भी सर्जरी होती है, सबसे पहला प्रायोरिटी काम होता है कंसेंट लेना ना, उसको प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन से पहले कंसेंट लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो काम होता है, बावल एंड ब्लैडर को क्या करवाना? खाली करवाना, एम्प्टी करवाना। सो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, उसका एम्प्टी कराएंगे ब्लैडर एंड बावल। देखो क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको लग जाएगा आईवी फ्लूइड चलेगा उसको, फिर अगर उसको वॉशरूम जाना हुआ, स्टूल पास करने जाना हुआ, तो वो वॉशरूम में लेके थोड़ी जाएगा आईवी कैनुला, उससे तो इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। सो इसीलिए हम इस पेशेंट का बावल एंड ब्लैडर पहले ही मेडिकेशन से क्लियर कराते हैं। सो ये है एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजन अबाउट दिस। दूसरा, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, सर्जरी के टाइम वो वहाँ पे मेस क्रिएट कर सकता है, सो दैट्स वाई हम पहले ही उसको एम्प्टी करवा देते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है, थोड़े से क्वेश्चंस पे कंसंट्रेशन बढ़ानी है। क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एन ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी हैज अ 20 पैक ईयर हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग फॉर विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इफ द क्लाइंट मोव्स एट रिस्क ऑफ। तो देखो एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी स्केड्यूल्ड की गई है ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री है कि वो 20 पैकेट्स ऑफ सिगरेट ले लेता था, पी लेता था, ठीक है। सो अब ऑपरेशन के बाद उसे कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कौन सा रिस्क पे ज़्यादा क्लाइंट है, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एटिलेक्टेसिस एंड निमोनिया, डिलेड वुड हीलिंग, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। सो देखो ऑब्वियसली आपको देख के ही पता चल गया होगा, यहाँ पे स्मोकिंग करता है तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होगा। देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब आपकी सर्जरी हो रही होती है ना, तो आपका सर्जरी होके हटा होता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है थोड़ा सा वीक होता है। सो जब इम्यून सिस्टम वीक होता है, सो क्या होता है, अगर आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है तो उसमें, कार्डियो वीक है तो उसमें आ जाएगी। सो जो सिस्टम हिस्ट्री में वीक होता है ना, उसको बहुत केयर में रखा जाता है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ पे पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है तो उसको आपको केयर पे रखना होगा। डीलेड वुड हीलिंग तब होती है अगर उसको डायबिटिक पेशेंट होता, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का तब बोल सकते हैं ओबेसिटी होती, उसको कोई क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम होती, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती, या फिर वो पेशेंट इनएक्टिव होता, ठीक है, तब हम बोल सकते थे कि उसको कॉम्प्लिकेशन है। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी तब होती अगर उस पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक, जैसे लेग का फ्रैक्चर हो गया या फिर उसे पैर का फ्रैक्चर हो गया जो लंबे टाइम तक चल नहीं पड़ता, तो इसलिए उसको प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी होती जिसकी वजह से हमें उसको आराम में सब करवाना पड़ता, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इस वजह से हो सकती है। चलो नेक्स्ट है द नर्स इन अ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट्स नोट्स दैट द वन ऑफ द क्लाइंट प्यूपल इज लार्जर देन द अदर, द नर्स शुड। सो देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। पोस्ट और एनेस्थीसिया केयर यूनिट में एक क्लाइंट आया है, उसका एक प्यूपिल दूसरी आंख के प्यूपिल से छोटा है, मतलब दोनों में छोटा बड़ा है प्यूपिल। सो अब नर्स क्या करेगी, देखो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, ठीक है। और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज यूज होती है। एक और बात, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें मैं एमसीक्यू बैच में करवाती हूँ जो कि आपको हर एक चीज़ आपका फंडा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। हमारा एमसीक्यू बैच है जो कि सिर्फ 799 का है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। हर सिस्टम से आपको एमसीक्यू कराया जाएगा, हर एक टाइप का। अगर आपकी थ्योरी नहीं अच्छी तो 2499 में आप फुल थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको एमसीक्यूज प्लस थ्योरी 4 मंथ्स का बैच रहेगा फुल फ्लेज्ड। अगर आपकी थ्योरी भी कंप्लीट है बट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस हमारा एमसीक्यू बैच है जो कि है 1499 का। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपका 3 मंथ्स में है जिसको आपको कंप्लीट प्रॉपरली, सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको रिव्यूज चेक करने हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या था, अब देखो एक पीपल दूसरी पीपल से बाय नर्स, तो भाई टेंशन में चले गई, अब ये हो कैसे गया है। तो देखो ऑप्शंस क्या दिए, अब नर्स क्या करेगी बेचारी, रीड द क्लाइंट जीसीएस, ग्लासगो गामा स्केल चेक करेगी, एडमिनिस्टर कर देगी ऑक्सीजन, चेक करेगी क्लाइंट का हिस्ट्री, या फिर कॉल द सर्जन। अब देखो नर्स तो बेचारी टेंशन में कि ये एक पीपल एक छोटा बड़ा कैसे हो गया, मैं सर्जन को बताऊं, नहीं, सर्जन को नहीं बताना, क्योंकि आप एनेस्थीसिया केयर की यूनिट की नर्स हो तो आपको पेशेंट की जो बेसलाइन हिस्ट्री होगी, जब उसकी एडमिशन के टाइम पे हिस्ट्री होगी, उसके बारे में नहीं पता होगा। सो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो कि कहीं उसकी ये पहले की प्रॉब्लम तो नहीं है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, उसको कोई आइस की प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से पहले से ही उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कोई सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो ठीक है, सो यहाँ पे इतना सा दिमाग चलाना था आपको, ठीक है। जीएसीएस को हम कॉन्शियसनेस के लिए चेक करते हैं, ऑक्सीजन नहीं देनी, अगर आप ऑक्सीजन आपको लगे भाई उसका प्यूपल छोटा बड़ा हो रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको कॉन्शियस लेवल जा रहा है, नहीं, ऑक्सीजनेटेड क्लाइंट को आप हाइपर ऑक्सीजनेट कर दोगे। कॉल द सर्जन, सर्जन आके अगर बेसलाइन डाटा चेक कर लेगा तो आपकी वाट लगा देगा कि भाई तुमने देखा क्यों नहीं इसको, ठीक है। सो जो आपकी ड्यूटी है वो प्रॉपरली करनी है, अपना जाके चेक करो बेसलाइन डाटा, देन आप सर्जन के पास जाओ अगर आपको वहां कुछ नहीं मिलता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टीचिंग अ डायबिटिक प्राइमरी ग्रेविडा आएगा यहाँ पे, अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, द नर्स डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन व्हेन शी सेज दैट हाइपरग्लाइसीमिया मे बी मैनिफेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखो एक प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, उसको आप हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में समझा रहे हो। देखो अब एग्जामिनर पागल बना रहा है आपको, दो डिसीज कंडीशंस के बारे में आप उसको समझा रहे हो, पर आपको चेक करना है कि उसकी कौन सी स्टेटमेंट आपको बताएगी कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में समझ आ गया है।
हमने समझाए दो चीजें हैं, पर आपको सिर्फ किसके बारे में चेक करना है, हाइपरग्लाइसीमिया। ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। सो क्या से किस चीज से पता चलेगा, जो चीज पेशेंट बोलेगा कि इसको हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में पता चला जाएगा। अगर पेशेंट बोलेगा मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, पेलर हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। सो देखो, आपको पता है 3 P's ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। 3 P's आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कौन से होते हैं। सो एक बता देती हूँ कि डिहाइड्रेशन, पेशेंट को हाइपर थ्रस्ट, मतलब हर टाइम पेशेंट ज़्यादा हंग्री रहता है, ज़्यादा थ्रस्ट में रहता है, और उसे यूरिन बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसको आप पॉलीयूरिया बोलते हो। 3 P's तो मैंने एक बता दिया, पॉलीयूरिया। बाकी के 2 P's आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे कौन से होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के। सो ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। अगर डिहाइड्रेशन बोलेगा तो इट मीन्स पेशेंट को समझ आ गया है हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर सर्जरी टू रिमूव अ रप्चर्ड फैलोपियन ट्यूब, अ मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट रिसीव्ड द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन अबाउट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन टू रिपोर्ट हर फिजिशियन। Which of the following, if stated by the nurse as a complication, indicate a need for additional टीचिंग। सो एक सर्जरी के बाद एक पेशेंट का रिमूव किया गया है रप्चर्ड फिलोपियन ट्यूब, तो उसको डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में आप पेशेंट को बताओगे जो कि उसको सर्जन को इमीडिएटली बतानी है? पेन, हेडेक, फीवर, ब्लीडिंग। सो देखो, जो पेन है, फीवर है, ब्लीडिंग है, ये सर्जरी के बाद मोस्टली आपको 10 से 15 दिन तक देखने को मिलती ही मिलती है। हल्की सी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जब तक जो वो वूंड होता है वो प्रॉपरली ठीक ना हो जाए। पेन पेशेंट को होती रहती है 10-15 दिन तक, जब तक स्विचेस उससे रिमूव ना कर दो। फीवर भी पेशेंट को रहता है, क्योंकि पेशेंट का थोड़ा सा इम्यून सिस्टम हाई पीक पे रहता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। पर अगर पेशेंट को अननेसेसरी हेडेक देखने को मिल रहा है, तो हम पेशेंट को कहेंगे भाई ये तो कोई कॉम्प्लिकेशन की बात है, तुम्हें फिजिशियन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो जो राइट ऑप्शन है दैट इज सेकंड, हेडेक। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पेरेंट्स ऑफ 15 years old स्टेट दैट ही इज मूडी एंड रूड, द नर्स शुड एडवाइज हिज पेरेंट्स टू। तो 15 साल के बच्चे के पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मूडी है और रूड है, तो नर्स अब उनको एडवाइस क्या करेगी? भाई 15 साल का बच्चा, टीनेजर होते हैं, टीनेजर के टाइम पे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आपने सुनी होंगी, प्यूबर्टी हिट करती है। सो उस टाइम पेशेंट्स का जो टीनेजर्स होते हैं उनका मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत रूडी हो जाते हैं, कभी बहुत प्यार से बात करेंगे, कभी बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, मतलब उनके मूड चेंज होते रहते हैं। तो अब आप इन पेरेंट्स को क्या बोलोगे? रिस्ट्रिक्ट हिज एक्टिविटीज, डिस्कस देयर फीलिंग विद देयर चाइल्ड, ऑब्टेन फैमिली काउंसलिंग, टॉक टू अदर पेरेंट्स टू ऑफ अ डोलोसेंट। यहाँ पे डोलोसेंट आएगा, तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। देखो इस टाइम आप क्या कहते हो ज़्यादातर कि इन पेरेंट्स को ना अपने बच्चों के साथ जो है फीलिंग्स जो है डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत से चीज़ों के बारे में बच्चा इस टाइम सीखता है, पीरियड्स गर्ल्स सीखती हैं, बॉयज़ में बहुत सारी बियर्ड आती है, ये सब चीज़ों के बारे में बच्चा जो है सीखता है। सो इस टाइम अगर आप उनके साथ फीलिंग्स एक्सचेंज करोगे, मतलब शेयर करोगे, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और आपको सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। सो ये सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस है जो कि आप पेरेंट्स को दे सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कल का क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्वेश्चन पूछा था कि मेनिया वाला पेशेंट है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, आप इंटरवेंशन कर रहे हो पर वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, ठीक है। कल क्वेश्चन पूछा था ये मैंने आपसे। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे? सो इसका आंसर था मेडिकेट करोगे आप क्लाइंट को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकेशन देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस में आ सकते हो। देर मत करो, मैं फिर से कह रही हूँ। अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो थोड़ा कॉन्शियस रहो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। कॉन्शियस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, 3 ही फैक्टर्स हैं जो जॉब दिला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये है मैं जॉब पे जाती हूँ, पढ़ नहीं सकती, तो बेस्ट है बैचेस की तरफ जाओ, ठीक है। हाउस वाइफ हो, बच्चे हैं, बेस्ट है बैचेस की तरफ जाओ। गैप है, बेस्ट है बैचेस की तरफ जाओ। अगर आप घर पे अपना पूरा 100% सेल्फ स्टडी दे रहे हो तो इट्स ओके, पर अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो गो फॉर द बैचेस। और इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे साथ पढ़ सकते हो हर एक चीज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल की वीडियो में।